डीडीसी के इंतखाबात जो हैं सब ये दिन दहाड़े जमहूरियत पे डाका है कि अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 में इन्होंने हमारी शिनाख्त हमसे छीनी, हमारा तशख़्ख़ुस हमसे छीना, हमारा वजूद हमसे छीनने की कोशिश की गई और हमें डिग्रेड किया गया, स्टेट से यूनियन टेरिटरी हमें बनाया गया। किया कि इन्होंने देखा कि ये जो बीडीसीज बनी हैं ये तो हमारे लोग नहीं हैं, इसमें से तो 80% जो लोग हैं ये बीजेपी नॉन बीजेपी लोग हैं, तो हमारी जो डीडीसीज फ्रेम होंगी वो तो हमारी बनेगी नहीं। तो इन्होंने एक नया फार्मूला लाया, बीडीसीज यहाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं और ये दोबारा हम पे ज़बरदस्ती जो है ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के एक पंचायत इधर से उठा के उधर पटक दी है और उधर से उठा के इधर पटक दी है और टेबल पे इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूंसीज फ्रेम की है, ये दिमाग में रखते हुए कि हिंदू डोमिनेटेड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम बनाएंगे तो वो मतलब है बीजेपी आज की डेट में, और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीजेपी का क्लरिकल का स्टाफ बन के काम कर रहा है हमारे जिला में और हमारे न सिर्फ हमारे जिला में पूरी स्टेट में। इंटरनेट क्या चीज है, इंटरनेट हमसे 4G का किराया वसूला जा रहा है और हमें 2G पे इन्होंने पिछले 1 साल से बिठा के रखा है। कौन सी आफत यहाँ पे है, और रविंद्र रैना जी को भाजपा ने यहाँ सिर्फ हल्ला गुला करने के लिए रखा है। आदाब नाजरीन, मैं वसीम जरगर और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। आज कांग्रेस लीडर, सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बाला ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम जावेद लोन साहब, जो कि बहुत ही सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। उनके साथ हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा पूछेंगे डीडीसी इलेक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं जावेद साहब का चनाब टाइम्स में स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, और चनाब टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो ये डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपका कैंडिडेट कोई कांग्रेस का? देखिए, डीडीसी के इंतखाबात जो हैं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाना चाहूँगा। ये दिन दहाड़े जमहूरियत पे डाका है। जी सर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ जमहूरियत पे डाका है, क्योंकि पहले पंचायतों के चुनाव हुए, पंच और सरपंच चुने गए, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ कई पॉलिटिकल अनसर्टनिटीज़ का यहाँ उसके पीछे उनका हाथ रहा। उनने यहाँ सरकारें बनाई, पीडीपी के साथ वो यहाँ सरकार में थे, और उसके बाद उनका कुछ आपस में कुछ तालमेल नहीं बैठा, क्योंकि वो अनहोली अलायंस था। उसके चलते वो सरकार घिरी, और उसके बाद यहाँ गवर्नर रूल नाफिज हुआ। गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद फिर पिछले साल क्या हुआ, आप और मैं हम सब उससे वाकिफ़ हैं कि अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 में इन्होंने हमारी शिनाख्त हमसे छीनी, हमारा तशख़्ख़ुस हमसे छीना, हमारा वजूद हमसे छीनने की कोशिश की गई और हमें डिग्रेड किया गया, स्टेट से यूनियन टेरिटरी हमें बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या सबज़बाग दिखाए स्टेट को कि अब हम जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, इसमें हम 3 टायर सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है इसमें ये लागू करेंगे। ठीक है, हमने इसका वेलकम किया, बहसीत एक PRI मेंबर होने के नाते भी हमने इसका वेलकम किया, वेलकम स्टेप था। और इनने BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स जो हैं उनके चुनाव करवाए, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स आज की डेट में जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं, जिससे आप भी वाकिफ़ हैं और हम भी वाकिफ़ हैं। और जब इन्होंने BDCs यहाँ बनाई, और अब तीसरा स्टेप बनने जा रहा था कि जो DDC बनना था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने जा रही थी, जो BDCs बनाते उसके बाद जो तीसरा स्टेप था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि ये जो BDCs बनी हैं ये तो हमारे लोग नहीं हैं, इसमें से तो 80% जो लोग हैं ये बीजेपी नॉन बीजेपी लोग हैं, तो हमारी जो DDCs फ्रेम होंगी वो तो हमारी बनेगी नहीं। तो इन्होंने एक नया फार्मूला लाया, इन्होंने ब्लॉक समितिज और ज़िला जो है समितिज उसका इन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि हम इस तर्ज पे आप जो यहाँ चुनाव करेंगे। मैंने तभी सबसे पहले ये इस बात से शुरुआत की कि ये जमहूरियत पे दिन दहाड़े डाका है, क्योंकि BDCs यहाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं और ये दोबारा हम पे ज़बरदस्ती जो है ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के एक पंचायत इधर से उठा के उधर पटक दी है और उधर से उठा के इधर पटक दी है, और अपना इन्होंने वो षड्यंत्र रचाया है और टेबल पे इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूंसीज फ्रेम की है, ये दिमाग में रखते हुए कि हिंदू डोमिनेटेड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम बनाएंगे तो वो मतलब है बीजेपी आज की डेट में। तो ये दिन में ख्वाब देख रहे हैं, आने वाला वक्त इनको बताएगा।
हमने जितना हमसे हो सका था हमने इसमें अपोज किया कि ये चुनाव जो है ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आपने जो पंचायतें इधर की उधर लगाई हैं ये गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। हमने ऑब्जेक्शंस फाइल की, लेकिन हमारी उस पर किसी ने नज़रसानी नहीं की। और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीजेपी का क्लरिकल का स्टाफ बन के काम कर रहा है हमारे ज़िला में, और हमारे न सिर्फ हमारे ज़िला में, पूरी स्टेट में। और जिसका ये नतीजा है कि हम पे ये थोपे गए हैं इंतखाबात, और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का हवाला देकर इन्होंने ये जो है डीडीसीज के चुनाव करने जा रहे हैं, और जिसमें ये सोच रहे हैं कि हमने जो है इसको डिस्टेबल करके इधर से उधर करके हम अपना जो है वो निकाल लेंगे। तो ये दिन में ख्वाब देख रहे हैं, आने वाला वक्त इनको जवाब देगा। यहाँ की अवाम, यहाँ की जनता, यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनको बताएगा कि बीजेपी ने जो जुल्म हम पे ढाए हैं। आप मुझे बताइए 4G इंटरनेट क्या चीज है? इंटरनेट हमसे 4G का किराया वसूला जा रहा है और हमें 2G पे इन्होंने पिछले 1 साल से बिठा के रखा है। कौन सी आफत यहाँ पे है? और यहाँ ये मिलिटेंसी का हवाला दे रहे हैं। अरे भैया, यहाँ आप इससे पहले भी तो यहाँ मिलिटेंसी थी। ये तो एक डिस्टर्ब स्टेट रही है, इसका तो एक हिस्ट्री है, और ये चीजें आज की नहीं है, ये तो इसका एक इतिहास है। और जी सर, एक बयान आया था अमित शाह जी का 3-4 दिन पहले, जो कि कांग्रेस का, पीडीपी का और एनसी का, ये तो बोल रहे थे ये गुफकार गैंग का एक दिया था नाम। अमित शाह जी की बौखलाहट है। मैं अमित शाह जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन सेंटर में आप फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ और उमर अब्दुल्ला साहब के एनसी के साथ आपने एनडीए का अलायंस किया था, और सेंटर में जब उमर अब्दुल्ला साहब आपकी मिनिस्ट्री का एमओएस के, मुझे लगता है शायद एमओएस के वहाँ स्टेटस के वजीर थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, एनडीए का हिस्सा थे, तो उस वक्त वो कौन सा गैंग था? और 2014 में आपने पीडीपी के साथ अलायंस किया और यहाँ आपने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, वो कौन सा गैंग था? तो ये अमित शाह जी को दिख गया है कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके आप राजनीति करेंगे। कब तक आप इस तरह पे राजनीति करेंगे हिंदुस्तान में? ये हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ अलग रंग नस्ल, यहाँ अलग रीजन, अलग कल्चर। एक बात मेरी और रहेगी आपके साथ, जो कि 2-3 दिन पहले रविंदर रैना जी का बयान आया था, जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट हैं J&K यूटी के। उस रविंदर रैना जी ने ये बोला था कि जो ये मुफ्तीज़ गैंग है, इनको हम टीका लगाएंगे और भारत माता की जय बुलाएंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रविंदर रैना जी को भाजपा ने यहाँ सिर्फ हल्ला गुल्ला करने के लिए रखा है। उनकी कोई पॉलिटिकल से नहीं है। उनको आज की डेट में जो डोगरा, अगर आप जम्मू में एक सर्वे करवाएंगे तो आप पाएंगे कि जम्मू में हर कोई डोगरा आज रविंदर रैना के लिए क्या कह रहा है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनके बयानात का क्या असर पड़ता है। तो बीजेपी ने यहाँ एक ऐसा मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहूँगा, तो उनको सिर्फ ये ऐसी अनाप शनाप ऊल गुलूल बातें करने के लिए रखा है। तो जहाँ तक उनका ये कहना है, वो भाजपा के स्टेट के अध्यक्ष हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ अब फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को और गुलाम नबी आज़ाद का नाम उन्होंने अब पता नहीं, मुझे लगता है कुछ बड़ा बदतमीज़ी से लिया था, और कुछ गुलाम शुलाम कुछ ऐसा कुछ कहा था। तो मैं उनको ये बात बावर करा देना चाहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ इसकी एक अपनी शनाख्त है, और यहाँ का जो कल्चर और यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा, ये आप पहले भी इसकी मिसालें देख चुके हैं। और यहाँ आप जो जय सिया राम का नारा या बाकी चीज़ें जो बोल रहे हैं, तो भैया ये जो रियासत है ये पीर फ़कीरों की रियासत है। यहाँ मेरे हिंदू भाई किश्तवाड़ में जो ज़ियारत है वहाँ सुबह माथा टेकने जाते हैं, और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो वैष्णो माता के दर्शन करने जाते हैं। ये यहाँ का आपको समझ नहीं आएगी। भाजपा को इस रियासत की समझ अभी भी 50 साल नहीं आएगी कि ये रियासत क्या है। और मैं इनको थोड़ा सा माजी में लेना चाहूँगा कि ये वो हिंदुस्तान है, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगा, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ अकबर बादशाह नंगे पैर वैष्णो माता के दर्शन करने जाता था,
और ये वही हिंदुस्तान है जहां आपको इस किस्म की मिसालें मिलेंगी और इस किस्म का आपसी भाईचारा मिलेगा। तो ये चीज़ें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मालूम है। एक सवाल और रहेगा मेरा, जो कि डीडीसी का इलेक्शन आने वाला है। लोगों का ये कहना है, लोग बोलते हैं जब वोटों की बारी आती है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, तब हमारे पास आते हैं, तब तक हमारे पास कोई नेता नहीं आता है। देखिए, ये सवाल आपको भाजपा से करना चाहिए, जो इस वक्त सत्ता में है, जो इस वक्त पावर में है, जो 2014 से इस रियासत में काबिज हैं। पहले उन्होंने एक अनहोली अलायंस किया पीडीपी के साथ, फिर उस सरकार को उन्होंने अनहोली तरीके से गिराया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली उससे गिराया, और उन्होंने एक ब्लफ किया वहाँ एक चुनी हुई सरकार के साथ। और उसके बाद उन्होंने यहाँ इस स्टेट को डिग्रेड किया। यहाँ हम पे पहले गवर्नर, फिर एक एलजी, अब दूसरा एलजी, अब पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। नहीं सर, सत्ता में जो भी होता है, जैसे कि आप भी कांग्रेस में थे, सत्ता में ही थे पहले, आप 2014 से पहले आप ही सत्ता में थे, उस टाइम भी ऐसा ही हो रहा था। उस टाइम नहीं कुछ ज्यादा वसीम साहब, उस टाइम क्या हुआ ये सबको मालूम है। हमें यहाँ एज चीफ मिनिस्टर टाइम ही कितना मिला सर? जब हमें सुनिए मैं आपके सवाल पे आता हूँ। हम 2002 में यहाँ पावर में आए। हमने स्टेट का जो पावर है उसको शेयर किया, पहले इसके साथ पीडीपी के साथ, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और आप ये बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहैसियत चीफ मिनिस्टर कितना टाइम मिला? 2.5 साल का वक्त, गुलाम नबी आजाद का वक्त, जो द गोल्डन एरा, जिसको आने वाली सदियां याद रखेंगी। और उन 2.5 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ वो आप सबके सामने है। वजीर कमीशन का इंप्लीमेंटेशन, आप 3 डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करते थे जम्मू कश्मीर के लोग। सुनिए 3 डिस्ट्रिक्ट मांगते थे। गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर था, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ का चीफ मिनिस्टर था। आपको 8 डिस्ट्रिक्ट दिए गए, 4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में दिए गए, 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में दिए गए। हमने भेदभाव की सियासत नहीं की। और उसके बाद आपका जम्मू में रोडों का जाल, कश्मीर में रोडों का जाल, आपकी यूनिट्स का जो आपके जो ब्लॉक यूनिट्स हैं, आपके जो तहसील यूनिट्स हैं, वो किसकी देन है? आप भला की बात करिए। हम तो ब्लॉक के लिए भैया रोज दरियां बिछाते थे सड़कों पे, और आप हमारा मजाक करते थे कि आगे ये अब ये ब्लॉक मिलेगा इनको सड़क पे बैठने से। और हमें ब्लॉक नहीं, हमें तहसील मिली। तो ये चीजें कैसे हो पाई? ये रातों रात का मसला नहीं था। आपकी यूनिवर्सिटी भद्रवा में, आपका मेडिकल कॉलेज डोडा में, न सिर्फ डोडा में, आपको मेडिकल कॉलेज आपका पुंछ में दिया गया, फिर कश्मीर में आपको मेडिकल कॉलेज दिए गए, एम्स, आईआईटीज, ये सारी चीजें जो हैं ये किसकी देन है? ये सब लोगों को मालूम है। सर एक ही क्वेश्चन, अब लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, लोगों के लिए मैसेज है, लोगों को आज मुझे नहीं लगता कि बताने की कुछ जरूरत है। लोग आज बहुत बखूबी वाकिफ हैं इनकी चालों से और उनके खोखले नारों से। ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये कब तक चलेगा? आखिर इनको जमीन पे आना चाहिएगा। कपड़ा, रोटी, मकान की बात करनी पड़ेगी, सड़क, बिजली, पानी की बात करनी पड़ेगी, और उसी मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा जाएगा, और उन्हीं मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सर लोग ये भी कह रहे हैं भाजपा की गेम हिंदू मुस्लिम है सिर्फ, बाकी तो कुछ नहीं है। देखिए, मैं पहले ही अर्ज आपसे किया कि भाजपा की दुकान ही हिंदू मुस्लिम पे चलती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, यही तो इनका बेसिक नारा है। उसके बाद आप मुझे बताएं, एक चीज मैं आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं कहूंगा। भाजपा अपने आप को आज की डेट में तिरंगा झंडा लेके ये बताती फिरती है कि मैं बड़ी सेकुलर पार्टी हूं, और मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे के चलती है। आप मुझे बताइए कि किसी भी पॉलिटिकल संगठन का, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जब आप पॉलिटिकल जो आपका संगठन होता है, जब आप उसको फ्रेम करते हैं, तो आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है, आपका बूथ प्रेसिडेंट होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है, आपका स्टेट प्रेसिडेंट होता है। यही होता है ना। आप मुझे बताइए, भाजपा में माइनॉरिटीज का अलग से ब्लॉक प्रेसिडेंट है, मुस्लिम मोर्चा का अलग से है, एससी का अलग से है, वुमेन का अलग से है। आप मुझे एक ब्लॉक बता दीजिए, आप मुझे एक डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए भाजपा के संगठन में जहां इन्होंने किसी मुस्लिम को मंडल प्रधान या डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाया हो, या किसी शेड्यूल कास्ट भाई को मंडल प्रधान या डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाया हो। ये बातें करते हैं, ये माइनॉरिटीज के साथ खिलवाड़ करते हैं। माइनॉरिटीज को हमेशा, इनका एक ही मकसद है कि
एक सिलेक्टेड इनका एक टारगेट रहता है कि एक क्लास को ये लेके चलते हैं, उनके साथ इनका तालमेल बैठता है, और बाकी जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो दलित समाज है या जो मुस्लिम हैं या बाकी लोग जो हैं, उनको ये हमेशा दबाने का काम करते हैं, और उनको सिर्फ वो खाली एक आशीर्वाद और खाली एक आश्वासन, एक खोखले वादों के साथ उनको लेके चलते हैं। बाकी आपके सामने है, डीडीसी चुनाव 16 तारीख को इंतखाबात हैं, 20 को 22 को रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ जुड़े थे जावेद लोन जी।